हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हमने कल बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। एसीएफ के रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जो कि हमारा सिलेबस है एसीएफ का, वो अगर आप देखें तो वो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑप्शनल पेपर है फॉरेस्ट्री का, उससे समहाउ सेम है। तो इसीलिए आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है और हम सिलेबस वाइज ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल मैंने आपको बोला था कि हाँ, लगभग 10 डेज़ में हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए वीडियो की साइज़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा लेंदी रहेगा वीडियो। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ये क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। सारे कोर्सेज़ मैं कराऊंगी क्योंकि टीचिंग मेरी हॉबी है और मैंने टारगेट सेट करके रखा है कि 10 डेज़ करके मैं हर सब्जेक्ट कवर करूँगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपके कोर्स आराम से हो जाएंगे। प्लस आपको बस डिसिप्लिन रहना है, अपनी तरफ लायल रहना है कि आप ढंग से तैयारी करें और टाइम प्रॉपरली दें अपनी स्टडीज़ को। अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जा कर के देख सकते हैं एसीएफ की प्लेलिस्ट में, स्टडी प्लान फॉर 2020। उसमें अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उसमें मैंने बताया हुआ डिटेल में। और टेस्ट के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है एक्सेट्रा। सो विदाउट मच डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन क्वालिटी ऑफ टिम्बर। देखिए, हाइट रिटार्ड हो जाएगी। रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था, नेगेटिव ग्रोथ। रिटार्ड हो जाना मतलब कम रहना, अगर एक्सट्रीम लाइट या इंटेंस कंडीशन होती है। ठीक है, और अगर थोड़ी शेडिंग होती है, थोड़ी शेडिंग इन द सेंस कि मान लीजिए थोड़ी सी छाँव रहे, ठीक है, तो यूजुअली ये टॉलर हो सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हाइट रिटार्डेशन कब होगा, जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर थोड़ा सा शेड रहता है, थोड़ी सी छाँव रहती है, तो उस कंडीशन में ये यूजुअली टॉलर होते हैं। कौन? मतलब टिम्बर जो होता है यूजुअली टॉलर होता है। क्वालिटी ऑफ टिम्बर जब भी आए, याद रखिए हम टिम्बर क्यों ग्रो करते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है फॉरेस्ट्री की सिल्वी कल्चर में हम क्वालिटी ऑफ टिम्बर ग्रो करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ लाइट ड्यू टू शेडिंग इफेक्ट ऑफ द अपर ब्रांचेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लोअर ब्रांचेस। अगर लाइट की एब्सेंस होती है, ठीक है, ठीक है, अगर अपर ब्रांचेस में लाइट की एब्सेंस होती है या शेडिंग इफ़ेक्ट होता है, छाँव रहती है, तो उसके कारण से जो लोअर ब्रांचेस है उनकी डेथ होने लगती है। ऑब्वियसली अगर अपर ब्रांचेस में लाइट की शेडिंग इफ़ेक्ट है तो जो लोअर ब्रांचेस है वहाँ तक तो लाइट पहुँचने में दिक्कतें आएंगी, और लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, दैट इज़ प्रकाश संश्लेषण, वो नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो जो प्लांट्स है या जो ट्रीज़ है वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, उनको न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो इसके रिज़ल्ट ये होंगे कि लोअर ब्रांचेस है वो उनकी डेथ होने लगेगी। अब इसीलिए जो लॉन्ग बोल्स हैं वो होने लगेंगी, और लाइट जो है इस तरीके से क्वालिटी ऑफ टिम्बर को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर पावरफुल टूल अगर हम देखें, पावरफुल जो भी हथियार अगर हम देखें कि आपको अगर रेगुलेट करना है किसी भी फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को या क्वालिटी ऑफ टिम्बर को, तो सबसे मेन सोर्स है लाइट। आपको प्रॉपर स्पेसिंग रखनी पड़ेगी बिटवीन द टू ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट जो है वो रेगुलेट आप कर पाओगे अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल कर लेते हैं या अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट जो है वो रिलेटिवली लार्जर क्राउन बनाने में मदद करती है। मैंने बताया था क्राउन होता है, क्राउन के डिफ्रेंशिएशन एक्सेट्रा प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं।
मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप उन लेक्चर्स को देखें। अगर आपसे कुछ भी टर्म्स छूटते हैं तो आगे के लेक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंफर्टेबल आपके पास टाइम है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, नहीं तो कंटिन्यू करिए। मैं जो जितना हो सकेगा मैं इसमें भी बता दूँगी। देखिए ये होता है क्राउन किसी भी ट्री का, ठीक है। और रैपिड ग्रोथ मिलती है अगर लाइट अच्छी हो तो, ठीक है। अगर रोटेशन की बात करें, जब मतलब दो, जैसे ये दो क्रॉप होते हैं हमारे में, दो फसलें होती हैं, उनके बीच के समय को हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। वैसे ही फॉरेस्ट में भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्रॉप ओपन अप होते हैं हैविली और अलाउ करते हैं रिमेनिंग ट्रीज़ को कि वो रैपिड डायमीटर अपना इंक्रीमेंट कर पाए। मैंने बताया था डायमीटर, जैसे कि एक ट्री है, ठीक है, ये इसका होगा डायमीटर। तो ये अपने डायमीटर को इंक्रीज अगर एक क्रॉप ख़त्म हो गई है, मान लीजिए, जो रिमेनिंग ट्रेज है उनको अलाउ करो कि अपने डायमीटर को वो इंक्रीज़ कर पाएँ, ठीक है, अपने डायमीटर को इंक्रीज़ कर पाए। और इसी को ही हम कहते हैं लाइट इंक्रीमेंट। मैंने कल बताया था लाइट इंक्रीमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं अलग अलग कैनोपीज़ पे। मैंने बताया था अलग अलग कैनोपीज़ जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज़म हैं या जो जीव जंतु है वो हमको मिलने लगते हैं, ठीक है। और ये भी अमाउंट ऑफ लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट की लाइट आ रही है। इसीलिए जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ आपको डिफरेंट कैनोपीज़ में देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से अलग अलग कैनोपी में अलग अलग ऑर्गेनिज़म देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्री की बात करें तो इसका ये जो होता है लाइट डिमांडर होता है, ठीक है। शेड को भी बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, साथ ही और शेड को डिमांड भी कर सकता है। तो ट्री की 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें सैंटनम या एल्बम या सैंडलवुड जो होता है, देखिए सैंडलवुड का नाम अगर आपको पूछा जाए क्या होता है दूसरा नाम, तो इसका नाम है सैंटनम एल्बम। याद रखिएगा, सैंटनम एल्बम ये सैंडलवुड का नाम है, या चंदन की जो लकड़ी होती है या चंदन का जो पेड़ होता है उसका नाम है, साइंटिफिक नेम अगर आप देखें तो सैंटनम एल्बम, ठीक है। तो ये जो वुड है ये शेड बेयरर होता है। और शेड डिमांडर की अगर बात करें, मतलब जिन ट्रीज़ को शेड की डिमांड होती है, उनको चाहिए कि वो छाँव में ग्रोथ करे, तो वो है टीक, ठीक है। टीक इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हवा का जो तापमान है या एयर टेम्परेचर है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर सबसे पहले शूट को इफ़ेक्ट करेगी। आपको पता है रूट और शूट दो चीज़ होती है। रूट जो अंडरग्राउंड होगा और ग्राउंड के ऊपर, उसको कहते हैं शूट। तो रूट में तो इफ़ेक्ट नहीं होगा एयर टेम्परेचर का, लेकिन शूट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, मतलब जो आइडियल कंडीशन है, वो ज़रूरी होता है जर्मिनेशन के लिए सीड्स के, ठीक है। सीड्स जर्मिनेट कैसे होंगे, सीड्स जर्मिनेट होंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर अगर होता है एयर का, उस हिसाब से ही सीड जर्मिनेट होती है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर क्या बढ़ाता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ाता है। मैंने कल बताया था स्टोमेटा लीव्स के नीचे साइड में होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो पानी है एज वेल एज रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है अब इन होल्स के थ्रू, ये स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू में ही टेम्परेचर चेंज के कारण से जो पानी है वो इवोपोरेट होगा और पत्तियाँ सूखने लगेगी, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है दिन भर चलते रहता है। इसलिए जब आप वाटरिंग की बात करें या पौधों को पानी देने की बात करें तो हम एकदम या तो अर्ली मॉर्निंग में करते हैं या इवनिंग में करते हैं। ऐसे भी मिड डे में हम प्लांट्स को वाटर नहीं करते हैं। ये आइडियल प्रैक्टिस है जो आप हर घर में देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, ठीक है, ये दोनों जो टाइम पीरियड है इसके बीच में ही आप कर सकते हैं। मतलब अगर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जो रेस्पिरेशन कंडीशन होता है किसी भी
ट्री का वो कम होने लगता है। इसलिए हम पहले से ही वाटरिंग कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन जैसे होते रहे, तो उनको जो गैसेस एक्सचेंज है वो करने में इजी जाए। ठीक है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस्पिरेशन या श्वसन करने के लिए पौधों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो रेस्पिरेशन है वो कम होने लगता है। वैसे ही बात करें अगर फोटोसिंथेसिस का, मैंने कल बताया था कि किसी भी पत्ती पर जितनी भी लाइट पड़े उसके लगभग 2% ही उसको रिक्वायरमेंट होती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाएगा। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो वो कर रहे हैं कोई भी पेड़, उसमें कमी आती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से समझिए। अगर समझ नहीं आता है तो आप रिपीट देख सकते हैं, और नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूँगी ही, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, हवा का तापमान ज़्यादा हुआ, तो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। डिकम्पोजिशन ज़्यादा होने से जो ट्रीज़ है उनको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ठीक है, आपको जैसे पता है कि जैसे सॉइल में अगर मान लीजिए अगर लैंड में अगर कुछ लीव्स है, डेड लीव्स है एक्सेट्रा, या कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेड है, उनको अगर डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज कौन करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। उन डिकम्पोजिशन के बाद में जो भी रेडिली अवेलेबल मटेरियल रहता है वो न्यूट्रिशन का काम करता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन का काम करेगा प्लांट के लिए या ट्रीज़ के लिए। तो ये होता है जब हवा का तापमान ज़्यादा हो या एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो। अब एंजाइम्स एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंजाइम्स जो है, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस में होंगे और कुछ पेनक्रियास के थ्रू सिक्रीट होते हैं, कुछ लीवर के थ्रू। ठीक है, और कुछ हमारे स्टमक में और माउथ में भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी पर्टिकुलरली अगर देखा जाए टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा है या 1 डिग्री से कम है। ठीक है, 50 डिग्री से ज़्यादा है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होगी, कम, बंद हो जाएगी, और 1 डिग्री से कम है तो भी बंद हो जाएगी। मतलब 1 से लेकर 50 डिग्री तक एंजाइमिक जो एक्टिविटी है वो चालू रहती है। अगर मान लीजिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, अगर आप IAFS की तैयारी करें तो इसको आप लिखेंगे कैसे। दो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस अंडर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज़ और लोकेलिटी के हिसाब से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इसमें पड़ता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और उसके बाद में ये शार्पली डिक्रीज़ होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा, 25 डिग्री तक इंक्रीज़ होगा, 25 डिग्री के आगे अगर टेम्परेचर होता है एयर का तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। इसे को आपको वर्ड्स में लिखना है। अभी हमने देख लिया कि एयर के टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब देखते हैं सॉइल के टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या मिट्टी का जो तापमान है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, कैम्बियल एक्टिविटी। कैम्बियल एक्टिविटी मतलब एक्सियल जो ग्रोथ है, ठीक है, थिकनेस की, ये वार्मर सॉइल में स्टार्ट होती है। मतलब जो थोड़ी सी गर्म जो सॉइल रहेगी या मिट्टी रहेगी उसमें जो है एक्सियल ग्रोथ जो होती है, एक्सियल ग्रोथ मतलब इन द सेंस ये एक्सियल ग्रोथ स्टार्ट होती है और थिकनेस ऑफ वुड हमको देखने को मिलती है प्लांट्स में। ठीक है, पहला इफ़ेक्ट हमने देख लिया। अब देखते हैं सेकंड इफ़ेक्ट। मान लीजिए कि अगर जो सॉइल का टेम्परेचर है या जो मिट्टी का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वो कितना है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इस केस में जो पानी के एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, जो मिट्टी की पानी को सोखने की कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 0 हो जाएगी। और जो ठंडी सॉइल रहती है, ठंडी मिट्टी रहती है, तो फिजियोलॉजिकली ड्राई रहती है। ठीक है, और
वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर जड़ें अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो पानी कहाँ से मिलेगा प्लांट को? सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अब अगर जनरली बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ऐसी कंडीशन बनती है कि ट्रीज़ जो है काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं और उसमें मल्टीपल स्पीसीज़ रह सकती हैं, या जैसे कि कुछ जो स्पीसीज़ है उनको ऐसा रहता है कि वो इस टेम्परेचर पे अवेलेबल रहे, तो इसीलिए अलग अलग स्पीसीज़ जो ट्रीज़ के हैं वो अवेलेबल हो पाते हैं अगर सॉइल का टेम्परेचर अच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट, जो एब्जॉर्प्शन है मॉइस्चर का, ठीक है, हवा में जो नमी मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे टर्म्स आपको बताए जो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी हो रहे हैं। सॉइल का हम अभी बात करें कि सॉइल के टेम्परेचर में अगर 35 डिग्री तक टेम्परेचर है तो वो मॉइस्चर या नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन 35 डिग्री के सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो वो क्या कर पाएगी? वो एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पाएगी और इसके कारण से एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा परमीबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था बायो के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, अगर ह्यूमंस की बात करें ना, एनिमल टिश्यूज़ की मैं बात करें, हमारे जो अलग अलग वाइटल ऑर्गन रहते हैं वो सारे एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली से कवर्ड रहते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और उसी झिल्ली के अंदर एक लिक्विड भी भरा होता है। और इन जो सारे मेम्ब्रेन्स हैं उनका जो भी नेम है वो ऑर्गन से रिलेटेड होता है, जैसे कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, कार्डियक वर्ड किसी के लिए भी यूज़ हुआ तो वो हार्ट के लिए अगर यूज़ होता है, आपको पता है कार्डियक वर्ड, तो उसके लिए जो भी मेम्ब्रेन रहेगी उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहेंगे, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो पेरिकार्डियक फ्लूइड होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लाज्मा एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसकी परमेबिलिटी का मतलब होता है चेक करना कि क्या चीज़ आप अलाउ करो और क्या अलाउ ना करो। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो आइदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करे या फूड का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करे, ठीक है। तो एक गेट कीपर की तरह इसका काम होता है। तो परमेबिलिटी मतलब होता है कुछ चीज़ अलाउ करना और कुछ अलाउ ना करना, मतलब परमिशन देना, ये याद रखिए बस। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है सॉइल के टेम्परेचर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो डाउट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। अब टेम्परेचर के हिसाब से आप फॉरेस्ट को कैसे डिवाइड करेंगे? टेम्परेचर के हिसाब से अगर हमको फॉरेस्ट को बांटना है तो सबसे पहला फॉरेस्ट जो होगा वो होगा रेडिएशन फॉरेस्ट, ठीक है। रेडिएशन फॉरेस्ट कैसे होगा? ये नाइट में होता है। जैसे ही क्लियर स्काई मिलेगा हीट लॉस होने लगेगी और रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए नाइट का समय है, सॉइल की टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और क्लियर स्काई है तो एयर क्या होगी? ऊपर की तरफ उठने लगे, इवापोरेशन होने लगेगा। इस तरीके से क्या होगा? रेडिएशन स्टार्ट होगा। तो हमने देख लिया पहला रेडिएशन फॉरेस्ट। दूसरा है होर फॉरेस्ट। अब इसमें क्या होगा? आइस के क्रिस्टल बनने लगेंगे, आइस के क्रिस्टल बनने लगेंगे। होर फॉरेस्ट में आपको आइस के क्रिस्टल मिलेंगे, याद रखिएगा। रेडिएशन फॉरेस्ट में क्या होगा? इवेपोरेशन होगा और हीट जो है रेडिएट होगी अगर क्लियर स्काई मिलता है। फिर उसके बाद आता है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट क्या होगा? ड्राई फ्रीजेस जो है, मतलब ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो चलने लगेगी, आइस क्रिस्टल भी मिलेंगे, वेजिटेशन ख़त्म होने लगेगा या वनस्पति ख़त्म होंगे इसके कारण से, और इसके कारण से ही फॉरेस्ट ब्लैक हो जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि ब्लैक फ्रॉस्ट क्या है, गाइस इट इज़ फ्रॉस्ट नॉट फॉरेस्ट, ओके। तो ये फ्रॉस्ट टाइप्स ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होगा? होर फ्रॉस्ट। ये कब होगा? जब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। ब्लैक फ्रॉस्ट मैंने बता दिया जब फ्रीज होंगी या ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, और विद और विदाउट आइस क्रिस्टल्स, इसके कारण से वेजिटेशन या वनस्पति वो ख़त्म होने लगेगी और ये ब्लैक होने लगता है। साथ ही नेक्स्ट होता है
एडवेंचर फ्रॉस्ट कोल्ड एयर रहेगी, ठीक है, और बाहर से जो कोल्ड एयर आई उसको एडवेंचर फ्रॉस्ट कहेंगे या एडवेंशन फ्रॉस्ट कहेंगे। फिर उसके बाद आता है पूल फ्रॉस्ट। पूल फ्रॉस्ट कैसे रहेगी? फ्रॉस्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अप टू एक कंसिडरेबल हाइट तक, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो देहरादून की जो वैलीज़ है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको जो पूल फ्रॉस्ट है वो देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है ज़्यादा कोल्ड एयर का एक्यूमुलेट हो जाना और जो वो डाउन की तरफ जाती है, और नेचुरल डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा एडजॉइनिंग एरियाज़ में। नेचुरल डिप्रेशन मतलब जो घाटी है उस तरीके का व्यू आपको दिखेगा, साथ ही धुएं जैसा देखने को मिलेगा। गाइस अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रॉस्ट एक्चुअली होता क्या है, हम इतना पढ़ रहे हैं ब्लैक फ्रॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये देखिए, ये आइस जैसा किसी भी पत्तियों के ऊपर में जम जाना या ट्रीज़ के ऊपर में जम जाना, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं फ्रॉस्ट। अब बात करते हैं डैमेज ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का डैमेज हो जाना, ठीक है। अगर डैमेज ऑफ फ्रॉस्ट होता है तो क्या होगा? सबसे पहले जो यंग प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो क्या करेंगे? वो ख़त्म होने लगेंगे या उनके कुछ पार्ट्स ख़त्म होने लगेंगे। कॉमन अगर आप इसको देखें तो ईस्टर्न जो स्लोप्स हैं इंडिया में, वहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा। साथ ही अगर इसके एग्जांपल देखें तो शोला फॉरेस्ट इन नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पर आपको पता है? नीलगिरी मतलब ये केरल एंड तमिलनाडु दोनों के बीच में जो माउंटेन रेंज है, दैट इज़ कॉल्ड नीलगिरी। तो वहाँ पर जो शोला फॉरेस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉस्ट अगर डैमेज हो जाती है तो उसके कारण से यंग प्लांट्स ख़त्म होने लगते हैं। अगर बात करें फ्रॉस्ट नाइट में, अगर नाइट के समय में देखें तो फ्रीज़ हो जाएगी सॉइल, ठीक है। मॉइस्चर जो होगा, सॉइल मॉइस्चर फ्रीज़ हो जाएगी और डायरेक्ट सनलाइट मॉर्निंग में मिलेगी और इसके कारण से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा और लगभग प्लांट्स की ओवर वाटरिंग के कारण से डेथ हो जाती है। अब फ्रॉस्ट हैविंग, अगर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट हो तो क्या होगा? सॉइल मॉइस्चर जो होगा फ्रोज़न हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉस्ट का। साथ ही जो सॉइल है वो हीटेड अप हो जाएगी, ठीक है। प्लांट्स के साथ साथ सॉइल का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रूट्स जो होगी वो डिसलॉग हो जाएगी। डिसलॉज होने के कारण से जब जो भी फ्रॉस्ट मेल्ट होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो अवे होते जाएंगे रूट से। सॉइल रूट जो है एक्सपोज हो जाएगी और प्लांट्स जो है उनकी डेथ हो सकती है या वो गिर सकते हैं। अगर डैमेज कैसे करता है या डैमेज कैसे करेगा फ्रॉस्ट, ठीक है। वाटर अगर इंटरसेल्युलर स्पेसेस की बात करें, दो सेल्स के बीच कोई स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, या दो कोशिकाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। ये स्पेस फ्रीज हो जाएंगे और वाटर जो विड्रॉ करना है आपको सेल से वो विड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से सेल डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर सीवियर फ्रॉस्ट हो जाए, आइस ज़्यादा फॉर्म हो जाए सेल वॉल में, तो इसी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ये सेल का स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो सकता है, ठीक है। सेल वॉल या सेल का स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो सकता है और एक मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो सेल में आ सकती है। मैकेनिकल स्ट्रेस इन द सेंस सेल्स जो है वो ढंग से काम करना बंद कर देगी। इंजरीज टू द क्राउन और पोल्स, ठीक है। ये क्राउन है या इसमें जो इंजरीज आ जाना, ये सभी फ्रॉस्ट के कारण होता है। अब फ्रॉस्ट क्रैक, जो लकड़ियों में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, वो फ्रीज़ हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा, जम जाएगा। इसके कारण से वुड जो है वो श्रिंक होने लगेगी जैसे ही फ्रॉस्ट मेल्ट होता है। आउटर लेयर अगर वुड की बात करें, अगर जो भी लकड़ी है उसका बाहरी पोर्शन देखें, वो भी श्रिंक हो जाएगी ज़्यादा रैपिडली, बहुत तेज़ी से, इनर लेयर से ज़्यादा। तो उसके कारण से क्या होगा? स्टेम में क्रैक्स आने लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्रैक्स आने लगेंगे और यूजुअली बेस ऑफ स्टेम में ये हमको देखने को मिलता है। आई होप आपके लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ डाउट्स हो तो
मैं बार बार बता रही हूँ कि आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गाइस हमने अब पहले अभी सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम देखा था, अब हम देखते हैं चीड़ फॉरेस्ट का साइंटिफिक नेम। ये होता है पायरस रॉसबर्गी। क्या होता है? पायरस रॉक्सबर्गी और चीड़। और ये जो होता है रेजिस्टेंस और फ्रॉस्ट हार्डी होते हैं ये, मतलब ये फ्रॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए फ्रॉस्ट से रिलेटेड था, इसलिए हमने ये देख लिया। जो चीड़ फॉरेस्ट है वो फ्रॉस्ट को जो है रेजिस्ट करते हैं, या उनको फ्रॉस्ट जो है वो सहन नहीं हो पाती है। और चीड़ का ही दूसरा साइंटिफिक नेम है पायरस रॉसबर्गी। नेक्स्ट देखते हैं नीम। नीम का अगर देखें तो इसका नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टा इंडिका ये नाम है नीम का। साउंड्स फनी बट क्या करें, याद तो करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन निकालना है तो। एजाडिरेक्टा इंडिका इज़ फॉर नीम। ठीक है। अब फ्रॉस्ट के कारण इसको भी डैमेज होता है, जिसको हम फ्रॉस्ट टेंडर बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉस्ट टेंडर याद रखिएगा। नीम को जो डैमेज हो रहा है, नीम जो ट्री है उसको डैमेज हो रहा है ड्यू टू फ्रॉस्ट, उसको हम करेंगे फ्रॉस्ट टेंडर। और इसका नाम क्या है? एजाडिरेक्टा इंडिका। अब बात करते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट हमने देख लिया, आइसिंग या आइस का जमना पत्तियों या पेड़ों के ऊपर में। अब फ्रॉस्ट को रेजिस्ट करना, दो फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। पहले देखते हैं इंटरनल फैक्टर। 6 सेल्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉलर सेल होते हैं वो फ्रॉस्ट को जो फ्रॉस्ट हार्डी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको रेजिस्ट करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट जो इंटरनल फैक्टर है ऑस्मोलिक। ऑस्मोसिस मतलब आपको पता है, ऑस्मोसिस मतलब होता है एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक जो वाटर है उसका एक्सचेंज होना, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोलिक और ये सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का तो ये फ्रॉस्ट हार्डी हो जाता है या फ्रॉस्ट को रेजिस्ट करता है। ऑब्वियसली आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो आइस मेल्ट होने लगती है, ऑब्वियसली तो फ्रॉस्ट भी कम होने लगेंगे, इसलिए इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रॉस्ट हार्डी। थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो टर्म्स है जैसे कोलाइड्स हो गए, ठीक है, कोलाइड्स मतलब जैसे कि दो लिक्विड्स मिलता है इनको जो कोलाइडल सोल्यूशन, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री में भी पिक करते रहना पड़ेगा, थोड़ा गूगल का इस्तेमाल करिए। एक अपने जो भी आप एंड्रॉयड फ़ोन रख रहे हैं या एप्पल एक्सेट्रा मैक, जो भी आपका कंप्यूटर पीसी और लैपटॉप जो भी है, उसमें एक डिक्शनरी रखिए। डिक्शनरी से आपको हेल्प मिलेगी कि जैसे भी कोई कीवर्ड आता है, थोड़ा टफ होता है, आपको समझने में मुश्किल होती है, डायरेक्टली उसको देख लीजिए ताकि डाउट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब वाटर बाइंडिंग जो कोलाइड होते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा कोलाइड होंगे उतने फ्रॉस्ट हार्डी होंगे, याद रखिए। केमिकल याद रखिए, एक केमिकल है जिसकी टेंडेंसी है वाटर को बाइंड करने की, अगर वो बाइंड कर पा रहा है तो फ्रॉस्ट नहीं बनेगा। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करेगा, दैट कैन बी फ्रोज़न। अगर वाटर को बाइंड करने की कैपेसिटी है किसी केमिकल में तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अमाउंट ऑफ वाटर जो अवेलेबल है फ्रॉस्ट बनने के लिए, इसलिए फ्रॉस्ट हार्डी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। पहला है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। पहला है मिनरल न्यूट्रिशन, जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, बूस्ट करता है ग्रोथ को और फ्रॉस्ट हार्डनेस को कम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कैपेसिटी है कि ये ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये फ्रॉस्ट हार्डनेस जो है उसको रिड्यूस करता है, ये याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मिनरल है कि कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो कि फ्रॉस्ट हार्डनेस को रिड्यूस करने का काम करेगा, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइट। ठीक है, अगर
लाइट का ड्यूरेशन अगर देखा जाए कम होगा तो फ्रॉस्ट हार्डीनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा हार्ड फ्रॉस्ट बनेंगे। अब बर्फ़ का जम जाना या स्नो का किस तरीके से ये हार्म करेगा या किस तरीके से ये बेनिफिट करेगा। मतलब बर्फ़ का जमना पेड़ों पर, स्नो कहते हैं हम जिसको, यह स्नोफॉल होता है, उसके कारण भी दो भी तरीके से आप देख सकते हैं। या नेचुरली टेम्परेचर का रिड्यूस हो जाना, वहाँ पर स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको, वैसे तो इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, फिर भी एक्सट्रीम कंडीशंस में स्नोफॉल देखने को मिलेगा। नहीं, अगर स्नोफॉल हो जाता है या स्नो फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं, तो वो क्या बेनिफिट करेगा, क्या हार्म करता है, वो आप देखेंगे। पहला बेनिफिट देखते हैं। अब देवदार फॉरेस्ट, आपको पता होगा देवदार का पेड़, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब इसका विस्तार होने लगेगा जैसे ही स्नो जो है नेचुरल रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है देवदार फॉरेस्ट में। याद रखना, नेचुरल रीजनरेशन, प्राकृतिक रीजनरेशन देखने को मिलता है देवदार में अगर स्नो अवेलेबल होता है, तो देवदार के लिए तो ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ वाटर भी होता है स्नो, ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रीम्स के लिए ये सोर्स ऑफ वाटर होता है। एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ठीक है, और ड्रॉप्स अवेलेबल रहता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रोटेक्ट करेगा सीडलिंग को, छोटी छोटी जो सीडलिंग होती है सीड्स की, एक्सेसिव कोल्ड और फ्रॉस्ट से भी इसको जैसे स्नो, अगर मान लीजिए जैसे कि अगर पानी में भी देखिए कहीं पर बर्फ़ है तो नीचे का टेम्परेचर राइज ही रहता है और जो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बराबर रहता है। आइस के नीचे वाले जो जितने भी पानी वगैरह रहेगा तो उसका टेम्परेचर थोड़ा, या वहाँ के जो इकोसिस्टम है वो समहाउ मैनेज कर लेती है, और जो टेम्परेचर का रेडिएशन है या हीट का रेडिएशन है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स या फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, रेडिएशन कम होगा और एक्सेसिव कोल्ड और फ्रॉस्ट से भी ये प्लांट को या सीडलिंग को बचाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या नुकसान होता है। अब ब्रांचेस है वो टूटने लगेगी, टॉप ब्रांचेस, अगर स्नो बढ़ गया तो, है ना, ऑब्वियस सी बात है, स्नो का वेट होगा। वेट होने के साथ साथ में कहीं कहीं पर जो टेम्परेचर है वो नहीं मिल पाएगा, टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ब्रांचेस टूट सकती हैं। सेकंड, वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, वनस्पति की जो ग्रोथ होती है वो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है वो पीरियड भी, ग्रोथ होने के लिए वो पीरियड भी कम हो जाता है। फिर अगर कोल्ड की बात करें, ठंड की बात करें, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहला, स्लाइडिंग जो स्नो होता है वो ट्रीज़ की जो रूट है या उसको अपरूट कर सकती है, ठीक है। दूसरा, हम अगर देखें माइक्रोबिकल जो एक्टिविटी होती है, माइक्रोब्स जो है वो कम जो टेम्परेचर है उसमें काम नहीं कर पाते। जैसे कि आप जानते हैं ब्रेड्स एक्सेट्रा, अगर उसको आप ओपन करके रख दें तो कुछ समय में उसमें फंगस डेवलप हो जाता है। फंगस क्यों डेवलप होता है, मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है फंगस को डेवलप होने के लिए। वैसे ही कुछ माइक्रोब्स है जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो टेम्परेचर अगर नहीं मिल पाता है फ्रॉस्ट के कारण से तो माइक्रोबिकल जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। फिजियोलॉजिकली ड्राई होगा, ऑब्वियसली ड्राई होगा, अगर आइस अगर जमी हुई है, स्नो जमी हुई है तो फिजियोलॉजिकल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। जो कॉम्बियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, साथ ही सेल्स को भी डैमेज करने का ये काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो मैकेनिकल बाइंडिंग होगी स्टेम्स की ट्री के साथ में, एक्यूमुलेशन अगर होता है स्नो का, ये स्नो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसके कारण से क्या होगा, अप हिल है मतलब अगर इस तरीके से ट्री है, ठीक है, तो अप हिल क्या हो जाएगा, पोल्स जो होंगे वो ब्लेंड हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और आउटवर्ड जो होगा, जो मैक्सिमम डायमीटर अगर आपको देखने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, बेस में, इस तरीके ट्री का जो बेस है वहीं पर डायमीटर मिलेगा, बाकी कॉनिकल होने लगते हैं। जैसे आपको पता है स्नो फॉरेस्ट जो होते हैं कॉनिकल होते हैं, और इस तरीके से जो डायमीटर है उसका वेस्टेज आपको देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर है, तो उसका असर क्या पड़ेगा? ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, बता चुके हैं पहले भी, मॉइस्चर का डेफिशिएंसी हो जाएगा, सॉइल का जो सरफेस है वो हीटअप हो जाएगा। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए मैक्सिमम लिमिट होती है टेम्परेचर की। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो प्लांट है उनकी डेथ होने लग जाती है कोआगुलेशन के कारण। जो प्रोटीन्स है उसका थक्का जम जाना, उसको कहते हैं इंग्लिश में कोआगुलेशन। ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, कुछ दो सॉल्यूशंस अगर मिला देते हैं हम या कुछ सॉल्ट मिला देते हैं तो जो वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही आपका ये जो भी ट्यूब रहती है उसमें आप जैसे लिक्विड लिया तो यहाँ पर ऐसे प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। ठीक है। प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं या थक्के देखने को मिलते हैं वाइट वाइट कलर के, इसको प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। वैसे ही अगर प्रोटीन्स, अगर मान लीजिए क्लॉटिंग जो इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा ब्लड का क्लॉट जैसे होता है उसी तरीके से प्रोटीन्स का कोआगुलेट हो जाना। कोआगुलेट हो जाना मतलब थक्का जम जाना। ठीक है। तो ये होने लगेगा कब? जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, प्रोटीन कोआगुलेट हो जाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। अब स्टेम्स में क्रैक का आ जाना क्यों होगा? ये एक्सेसिव श्रिंकेज हो जाएंगी आउटर टिश्यू जो है उसके कारण से, तो आपको स्टेम्स में, जो स्टेम्स है इसमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे। ट्रांसपिरेशन में बता चुकी हूँ। साथ ही ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तक जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो फोटोसिंथेसिस घटती है। अब हाई टेम्परेचर में फूड जो है सप्लाई नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होती जाएगी और जो प्लांट्स है उसमें फंगस का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, फंगस लगने के लिए आइडियल कंडीशन है मॉइस्चर होना चाहिए, साथ ही टेम्परेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं ड्रॉट हार्डीनेस। ठीक है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ठीक है। अब इसका असर किस पे पड़ेगा? स्मॉल लीफ एरिया होगा। ठीक है। इफ़िशिएंटली कंडक्टिंग सिस्टम होगा। ठीक है। थिक क्यूटिकल्स बन जाएंगे, क्यूटिकल्स इन द सेंस कांटे। ठीक है। स्टोमेटा की संख्याओं में कमी कर देंगे, लीव्स को शेड करने लगेंगे और रेजिस्टेंस करेंगे प्रोटोप्लाज्म को, जो कि डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, ड्रॉट हार्डीनेस का मतलब ये है कि अगर सूखे का समय है तो उस समय अगर प्लांट्स को सर्वाइव करने हैं तो क्या क्या वो मैकेनिज़्म अप्लाई करते हैं। पहला मैंने बता दिया कि लीफ एरिया को स्मॉल करेंगे, एफिशिएंटली कंडक्टिंग सिस्टम को अपनाएंगे, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या, कहाँ कहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ही न्यूट्रिशन को लेके जाना, ये एफिशिएंट कंडक्टिंग सिस्टम है। दूसरा, प्रोटोप्लाज्म को अवॉइड करेंगे। ठीक है। जो कि डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है। डिहाइड्रेशन प्रमोट करने वाली एक प्रोटोप्लाज्म होती है, उसको आप रेजिस्ट करने लगेंगे। साथ ही मतलब पेड़ों की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद शेडिंग ऑफ लीव्स, मैंने कल भी बताया था, लीव्स को शेड करने लगते हैं क्योंकि लीव्स से ज़्यादा ट्रंक और रूट्स को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की या फूड की, इसलिए वो शेडिंग ऑफ लीव्स करते हैं, अपने वॉल्यूम को कम करते हैं प्लांट्स। फिर स्टोमेटा को कम करना और थिक क्यूटिकल बनाना। स्टोमेटा पता है, लीव्स अगर शेड कर रहे हैं आप तो वैसे ही स्टोमेटा कम हो जाएंगे। साथ ही थिक क्यूटिकल्स मतलब कांटों को डेवलप करना। साथ ही अब क्यूटिकल्स बनना मतलब जैसे कि एग्जांपल है कैक्टस का। ठीक है। लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस में। इसको ही हम कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है। अगर आपको एडेप्टेशन का एग्जांपल पूछता है पेपर में तो आप इसको, ये काफ़ी पुरानी ओल्ड डेफिनेशन है, कन्वर्शन ऑफ लीफ इनटू स्पाइंस इज़ द फीचर जो हमको देखने को मिलती है कैक्टस में, और मेन जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं उसके स्टेम्स में। अब लीव्स तो कांटों में बदल गई तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? स्टेम में होगा, इसलिए स्टेम जो होता है उनका ब्रॉड होता है। साथ ही अगर स्टेम को अगर आप प्रेस करके कभी आप देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट होता है वो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वाटर स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स, मतलब कैक्टस। अब बात करते हैं ड्रॉट हार्डी प्लांट की बात। फिर आगे एक साइंटिफिक नेम, फिर आपको लगेगा ये क्या नाम है यार, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जामिनेशन है। बबूल का पेड़ आप सब जानते हैं,
बबूल का टूथपेस्ट भी आता है, ठीक है। तो ये जो बबूल है या मैंगो ट्री है, ठीक है। अब बबूल का अगर नाम आपको पता है, साइंटिफिक याद रखना, एकासिया निलोटिका। एकासिया निलोटिका इस फॉर बबूल। एंड मैंगो के लिए है मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो काफ़ी अच्छा है, मैंगो का मैग्नी, ये याद रख लेना, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इज़ फॉर मैंगो एंड एकासिया निलोटिका इज़ फॉर बबूल, ठीक है। ड्रॉट सेंसिटिव अगर देखा जाए तो मैंगो होता है, याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन आया विच ऑफ द ट्री इज़ ड्रॉट सेंसिटिव, मतलब सूखे के लिए सेंसिटिव होना, तो कौन है? मैंगो ट्री है या मैंगीफेरा इंडिका। अगर ड्रॉट हार्डी कहा जाए, बर्दाश्त कर ले, तो कौन होगा? एकासिया निलोटिका, दैट इज़ बबूल। अब बात करते हैं कि ड्रॉट या सूखा कैसे हम कहेंगे, कि कोई महीना कैसे सूखा है या कोई मंथ कैसे ड्राई है। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि स्टेटमेंट्स में अगर पूछ लिया कि ड्राई मंथ हम किसको कहेंगे, तो पहली चीज़ 5 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ड्राई मंथ की कमी है तो लग्जेरियंट फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेगा। अब रेनी डे किसको बोलेंगे? 0.25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी जहाँ जिस भी डे में, तो उसको हम कहते हैं रेनी डे। अब रेनफॉल की इंटेंसिटी आप कैसे पता करेंगे? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से इसको समझिए। रेट ऑफ रेनफॉल इम्पॉर्टेंट होता है एफॉरेस्ट्रेशन के लिए। एफॉरेस्ट्रेशन, आप नए जो पेड़ लगा रहे हैं या नए ट्रीज जो लगा रहे हैं, उस काम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रेट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है 24 घंटे में, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे चलो ओके कंडीशन है, ठीक है, इंटेंसिटी ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर से कम 10 सेंटीमीटर की 2 घंटे में, ये 24 आवर्स की बात कर रहे हैं ना, 24 आवर्स की, तो ये ओके कंडीशन लगेगा। 2 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है तो ये डिस्ट्रक्शन का काम करती है। जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, आपको पता है, अभी आया था अम्फान, जिसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल को बहुत सीवियरली हिट किया था। ऐसे ही हम पेंडेमिक से गुजर रहे थे कोरोना के, वैक्सीन्स अभी तक बनी नहीं है। साथ ही साथ वो जो 2 राज्य थे, काफ़ी पूरी तरीके से अम्फान से, जो साइक्लोन आया था उससे काफ़ी बुरे तरह से त्रस्त हो गए थे। फ्लड्स वगैरह आए थे, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। हाउएवर जो हमारे जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उन्होंने लगभग 2 मिलियन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, जो कि काफ़ी सराहनीय जॉब भी है। लेकिन हमको उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको डोनेट करना चाहिए। काफ़ी सारे एनजीओज़ इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनका जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मॉरल्स की बात। कंटिन्यू करते हैं अपना सिलेबस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जलवायु। बायो मतलब होता है जीव, ठीक है, या जीवित। सॉरी, पार्डन मी फॉर माय हिंदी, ओके। लेकिन कोशिश करूँगी यार जितना भी मैनेज कर पाऊँ। फिर भी आप देखिए, बायो क्लाइमेट मतलब बायो टर्म जो यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। तो क्लाइमेट डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम? मॉडिफाइड और एडजस्टेड क्लाइमेट फैक्टर्स के साथ में। अब क्लाइमेट के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, ठीक है, इफ़िशियंसी इंडेक्स, साथ ही प्रेसिपिटेशन, इफ़ेक्टिवनेस। 2 चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर इफ़िशियंसी इंडेक्स और दूसरा प्रेसिपिटेशन इफ़ेक्टिवनेस। टेम्परेचर इफ़िशियंसी इंडेक्स मतलब ऐसा इंडेक्स जो हमको बताए कि टेम्परेचर कैसा है। दूसरा प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल, बरसात। याद रखिए, प्रेसिपिटेशन वर्ड ऑफन यूज़ होता है अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं कभी भी, ठीक है, वेदर मेंस यूपीएससी में या मेंस जो भी आप स्टेट बोर्ड के पीएससीज दे रहे हैं उसमें। तो ये जो आइडल रेनफॉल की जगह प्रेसिपिटेशन अगर आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो आपकी जो वोकैब है वो भी अच्छी समझी जाएगी, साथ ही स्कोरिंग भी होगा। इसलिए कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिए। बायो क्लाइमेट क्या होगा? 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मॉडिफाइड और एडजस्टेड क्लाइमेट फैक्टर्स। मॉडिफाइड मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को अपग्रेड करना,
या एडजस्ट हो जाना, ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर इफिशिएंसी इंडेक्स इसमें एक टर्म होगा, दूसरा प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस हो गया। अब बात करते हैं वैलीज़। वैली में हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिलते हैं। समर जो होंगे, जो भी गर्मी का सीज़न होगा वो हॉटर होगा रेडिएशन के कारण से, ठीक है, रेडिएशन हिल से जो आ रही है। और विंटर जो होंगे वो कोल्डर होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी हिल्स हैं उनकी शेडिंग हो रही है इन द सन, यहाँ पर छाँव पड़ेगी, इसके कारण से ये क्या होगा, कोल्डर होगा। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड सरफेस है, इसका ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। किसी भी लैंड का सरफेस कैसा है, जैसे कि ये वैली वाला जो एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का क्या असर पड़ना है, या गर्मी या ठंड का क्या असर पड़ना है, ये डिफ़ाइन होता है उस लैंड का सरफेस कैसा है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए उस हिसाब से ही इस पर समर और विंटर का असर पड़ेगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट कवर के हिसाब से जो माइक्रो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट ड्यू टू फॉरेस्ट कवर, जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट कैसे होगा, सोलर रेडिएशन रहेगी ऑब्वियसली। अगर थिक कैनोपी है उसमें रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी, और लोअर इंटेंसिटी की लाइट आपको देखने को। अब बात करते हैं टेम्परेचर का किस हिसाब से असर पड़ेगा। तो कैनोपी है वो स्क्रीन की तरह काम करने लगती है, और काफ़ी इक्वेबल जो क्लाइमेट है वो आपको देखने को मिलेगा, या जलवायु देखने को मिलेगी। साथ ही अगर मान लीजिए कि मिनिमम मॉर्निंग का टेम्परेचर है लगभग 1.5 मीटर की हाइट में, फेवरेबल सर्वाइवल होता है सीडलिंग के लिए। याद रखिएगा, हम देख रहे हैं माइक्रो क्लाइमेट फॉरेस्ट कवर के कारण से, उसमें हमने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट। पहला ये देखा जो कैनोपी है स्क्रीन की तरह काम करेगी और इक्वेबल क्लाइमेट हमको देखने को मिलेगा। सेकंड, टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि अगर मिनिमम मॉर्निंग टेम्परेचर रहता है लगभग 1.5 मीटर की हाइट में, तो ये सीडलिंग के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट। ये क्या करेगा, फ्रॉस्ट से जो डैमेज हो रहा है सीडलिंग को उस और सैम्पलिंग को, उसको ये रिड्यूस करेगा। साथ ही जो शेल्टर बेल्ट्स है, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स है, ये रीजनरेशन का काम करेगा फ्रॉस्ट कंडीशन की। अब बात करते हैं विंड का क्या असर पड़ेगा। अब इस कंडीशन में अगर फॉरेस्ट कवर है तो विंड की स्पीड कम होगी, तो शेल्टर बेल्ट जो है वो इरोजन को रोकेंगे, ठीक है, शेल्टर बेल्ट जो है वो इरोजन को रोकेंगे। अब बात करते हैं ड्यू एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर है तो नो ड्यू, कोई भी ड्यू हमको देखने को मिलेगा बिलो क्राउन्स के नीचे में कोई भी ड्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें, क्राउन्स के नीचे में आपको कोई भी ओस की बूंद देखने को नहीं मिलेगी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ भी सकती है ट्रांसपिरेशन के कारण से, ठीक है, हवा में जो नमी होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो ये बढ़ सकती है ट्रांसपिरेशन के कारण से। अब बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा, उसका रिडक्शन हो सकता है फॉरेस्ट फ्लोर से, और रेडिएशन फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इवेपोरेशन का रिडक्शन हमको देखने को मिल सकता है फॉरेस्ट फ्लोर से, और रेडिएशन जो है फॉरेस्ट के फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो गाइस आज काफ़ी टॉपिक्स हो गए हैं, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये जो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं करवा चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स अगर छोटे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं करवा दूँगी। सारे लेक्चर आपको ECF का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएंगे। और कुछ मैंने छत्तीसगढ़ के भी लेक्चर्स बनाए थे, वो आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। साथ ही ज्योग्राफी की एक अलग प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी वो अभी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी अभी वो नेशनल GS का पोर्शन है, ACF में नेशनल GS नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको बस छत्तीसगढ़ का
जीएस पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का जीएस में भी जितने भी लोग प्रिपरेशन कर लिया समहाउ कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ पढ़ चुके होंगे, क्योंकि व्यापम एज वेल एज पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ जीएस आता ही है। अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे लेटेस्ट जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, और चैप्टर वाइज समझते जाएंगे उसको। मैंने कोशिश की थी कि मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर पहले अपलोड करूं, लेकिन इकोनॉमिक्स इतना, इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था इस पॉलिटी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मैंने जो इकोनॉमी के लेक्चर बनाए हैं आप उनको पहले देख लीजिएगा जब भी हम इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करेंगे उससे पहले, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे जीडीपी, जीएनपी काफ़ी क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें रमेश सिंह की बुक फॉलो करी है जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी आइडल बुक मानी जाती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक है, तो आप जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सून हम बाकी भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। 10 डेज़ का टारगेट है, सो प्लीज़ कीप पेस विद द लेक्चर्स। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।